आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरे दिल अजीज बच्चों, आज हम लोग समास का अध्ययन करेंगे और कक्षा 9 के पाठ्यक्रम के अनुसार ही करेंगे, क्योंकि समास तो 6 होते हैं। यहाँ सभी भेदों को अगर हम बताना शुरू करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। वैसे जब हम व्याकरण पढ़ाएंगे उसमें सभी समासों का अलग अलग विस्तार से अध्ययन करेंगे, लेकिन अभी इस वीडियो में सिर्फ क्लास 9 का जो सिलेबस है उस सिलेबस के अनुसार ही हम लोग पढ़ेंगे। यानी दो ही समास आपको पढ़ना है, अव्ययीभाव समास और तत्पुरुष समास। ठीक है, तो आइए देखते हैं समास किसे कहते हैं। इसको पहले देखिए, समास की परिभाषा। पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, समास किसे कहते हैं। समास का मतलब किसी चीज को छोटा करना, किसी बड़ी चीज को क्या करना, छोटा करना, उसी को समास कहते हैं। देखिए लिखा है, समास की शाब्दिक अर्थ है संक्षेप। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप, यानी दो अथवा दो से अधिक पदों के बीच की विभक्ति अथवा योजक पदों को हटाकर एक संक्षिप्त पद बनाया जाता है, तो उस संक्षिप्त पद को ही क्या कहा जाता है, समास कहा जाता है। समास कर लेने पर प्रायः पदों की विभक्तियों का लोप हो जाता है और समस्त पदों को एक पद बनाकर अंत में विभक्ति लगाई जाती है। अब इसको देखिए, शायद ये कहीं आपको इस तरह से जो ये सैद्धांतिक वाक्य हैं हो सकता है आपके समझ में ना आते हो, तो मैं आपको व्यवहारिक वाक्य की बात बता रहा हूँ। जैसे कोई बड़ा वाक्य है, उस वाक्य को अगर हम छोटा कर देते हैं, बस वही समास है। माने बड़े वाक्य को संक्षेपीकरण कर देते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। क्लियर हो गई बात। जैसे एक छोटा सा उदाहरण, विद्यालय एक शब्द है ना, तो विद्या का घर, उसका अगर व्याख्या करेंगे यानी उसके अर्थ की व्याख्या, शब्द की व्याख्या करेंगे तो क्या होगा, विद्या का घर यानी विद्या का आलय। तो ये तीन शब्द हैं और तीनों शब्दों को एक में जोड़ करके एक शब्द बना दिया गया, यानी संक्षिप्त कर दिया गया, इसलिए यहाँ क्या हो गया, संक्षेपीकरण हो गया। तो इसी को हम समास कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, इसमें समस्त पद किसे कहते हैं। समास के नियम में मिले हुए शब्द समूहों को समस्त पद कहते हैं। समास के नियम में मिले शब्द समूह, जो शब्द समूह होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, समस्त पद कहते हैं। यानी कि शब्द समूह जो होते हैं, शब्दों को जो एक तरह से शब्दों को जो समूह होता है उसी को हम समस्त पद कहते हैं। ठीक है, और विग्रह किसे कहते हैं, यानी समास विग्रह। समस्त पद में मिले हुए शब्दों को समास होने से पहले वाली मूल स्थिति में कर देने को विग्रह करते हैं। उदाहरण के लिए, राजपुरुष का विग्रह राज्ञः पुरुषः। अब जैसे देखिए, शायद आपको समझ में न आ रहा हो तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि विग्रह का मतलब होता है बिखेरना, विग्रह करना, बिखेरना यानी अलग करना। क्या करना, अलग करना। जब एक शब्द को अगर उसमें कुछ वाक्य है तो उसको वाक्यों में बदल देना, यानी कि उसको अलग अलग, जैसे विद्यालय है, विद्यालय, तो विद्या का आलय, यानी कि सभी शब्दों को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया, इसी को विग्रह कहते हैं। जिसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, ये राजा का पुत्र जो है यह विग्रह है, इसी को विग्रह बोलते हैं, यानी अलग कर दिया गया। बात समझ में आ गई, आशा आपको समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। समास के प्रकार। अब समास कितने प्रकार के होते हैं, देखिए 6 प्रकार के होते हैं। पहला द्वंद्व समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा तीसरा द्विगु समास, अव्ययीभाव समास, चौथा कर्मधारय समास, पांचवा द्विगु समास और छठवां बहुब्रीहि समास। थोड़ा सा टेक्निकल गड़बड़ी आ जा रही है, इसीलिए कुछ ऐसा आपको दिक्कत हो रहा होगा, कोई बात नहीं है, हो गया सही। तो आइए देखिए, यहाँ जो है
6 प्रकार के जो समास होते हैं, तो इसको मैं विस्तार से बाद में पढ़ाऊंगा, जब मैं पूरा व्याकरण पढ़ाऊंगा, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण के साथ साथ समस्त व्याकरण में पढ़ाऊंगा, जो न सिर्फ आपके क्लास के लिए बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी होगा। और बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाएं जो होती है जिसमें हिंदी के व्याकरण आते हैं और बच्चे उसमें बहुत परेशान होते हैं, और कई बच्चों का मेरे पास कॉल भी आ रहा है कि सर थोड़ा सा व्याकरण का वीडियो बनाइए, तो मैं व्याकरण का वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी पहले आप लोगों का कोर्स खत्म हो जाए उसके बाद। तो यहाँ आपके पाठ्यक्रम में केवल 2 ही समास का जिक्र किया गया है, एक है अव्ययी भाव समास और दूसरा है तत्पुरुष समास। केवल हम लोग इन्हीं दोनों का अध्ययन करेंगे। वैसे आप समास का ज्ञान क्लास 8 तक करके आए होंगे, बस उसी को हम थोड़ा विस्तार से बता देंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। पहले ये देखिए अव्ययी भाव नाम क्यों पड़ा। एक शब्द होता है अव्यय, आपको पता होगा अव्यय। अव्यय वो होते हैं जो किसी भी अवस्था में बदलते नहीं हैं। उसका क्रिया बदल जाए, उसका लिंग बदल जाए, उसका वचन बदल जाए, लेकिन फिर भी वो अव्यय बदलते नहीं हैं, वह मूल रूप में ही रहते हैं। तो जो समास अव्यय से मिल करके बने होते हैं उसको क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। यानी कि इसका परिभाषा जो दिया हुआ है, इसका जो सैद्धांतिक परिभाषा इस तरह से, जिस समास में पूर्व पद प्रधान होता है, कौन पद प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान होता है, उसे व्याकरण में अव्यय कहते हैं, और वह किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होता है, वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव समास का क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग होता है, क्रिया विशेषण के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। तो अब आप अगर इसका परिभाषा लिखने की बात किया जाए तो आपको लगेगा कि बड़ा इसमें घुमावदार चीज़ है, इसको हम कैसे याद करेंगे, बड़ा लंबा हो जा रहा है कि पूर्व पद प्रधान होता है, फिर अव्यय किस अव्यय कहते हैं, फिर उसके बाद से उसका विशेष अर्थ में विशेष अर्थ प्रयुक्त होता है, क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है, वगैरह वगैरह, बहुत सारा टेंशन। कुछ टेंशन नहीं, आप एक शब्द में उसका परिभाषा लिख सकते हैं, कुछ नहीं लिखना, केवल यही लिखना है कि जो समास अव्यय से मिलकर के बने होते हैं उसको अव्ययी भाव समास कहते हैं, बस। ये आपका अव्ययी भाव समास का परिभाषा हो गया। उदाहरण देखिए, यथाशक्ति, यथा धन शक्ति, मतलब शक्ति के अनुसार। अभी शक्ति के अनुसार देखिए, ये विग्रह, यही विग्रह, इसी को हम विग्रह बोलते हैं। बात समझ में आ गया। प्रतिदिन माने दिन दिन, अर्थात प्रत्येक दिन, ठीक है। ये देखिए, आजन्म, जन्म पर्यंत माने जीवन भर, ये इसका समास विग्रह हो जाएगा। भर पेट यानी पेट भर के, यह इसका समास विग्रह हो जाएगा। यथा संभव माने जैसा संभव हो। निडर बिना डर के, ये सब शब्द हैं और उसके समास विग्रह हैं। अब देखिए अव्यय क्या है, इसमें यथा अव्यय है, इसमें प्रति अव्यय है, इसमें आ अव्यय है, इसमें भर अव्यय है, इसमें यथा अव्यय है, इसमें नि अव्यय है। आगे समझ में, यथाशक्ति में यथा अव्यय, प्रतिदिन में प्रति अव्यय, आजन्म में आ अव्यय, भर पेट में भर अव्यय, यथा संभव में यथा अव्यय और निडर में नि अव्यय। क्लियर। आगे देखिए, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, और ऊपर वाले में देखिए, पहले वाले में क्या है, पूर्व पद प्रधान होता है, पूर्व पद। तो 2 पद होते हैं, यानी कि समास विग्रह में 2 पद, जिस तरह संधि में होता है ना, धन के पहले एक शब्द, धन के बाद एक शब्द, इसी तरह से इसमें 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं ना। तो मान ली 2 शब्द अगर इसमें, मान ली विद्या आलय, 2 शब्द हैं, पहला पद विद्या, दूसरा पद आलय, तो पूर्व पद और उत्तर पद इसको बोलते हैं, या दूसरा पद बोलते हैं। पूर्व पद और उत्तर पद भी बोलते हैं, या पहला पद और दूसरा पद भी बोलते हैं। तो जिस समास में दूसरा
पद प्रधान होता है, यानी दूसरा शब्द प्रधान होता है, और पहला शब्द क्या होता है, गौण होता है, माने निम्न होता है, कम होता है, उसका कोई महत्व नहीं होता है। तो पहले शब्द के कारक चिन्ह का लोप करके दोनों शब्द को मिला दिया जाता है। उसमें कारक चिन्हों का लोप कर दिया जाता है, दोनों शब्दों को मिला दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर राजमहल को ले लें, इसमें महल शब्द प्रधान है, इसका विस्तृत रूप रहे राजा का महल, बने समास विग्रह क्या हो जाएगा, राजा का महल। तो यहाँ पहले पद के शब्द के साथ लगे कारक चिन्ह क को हटाकर, राजा का को हटाकर दोनों शब्दों को मिला दिया गया है, अतः यहाँ तत्पुरुष समास होता है। ठीक है ना। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये तो इतना लंबा चौड़ा उसका परिभाषा है, हम कैसे इसको याद कर पाएंगे। कुछ नहीं, बिना टेंशन के आप रहिए, आप बहुत आसानी से इसका परिभाषा याद कर सकते हैं। कैसे, उसको दिमाग में बैठा लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। जो मैं परिभाषा बता रहा हूं, क्या, जो समास द्वितीया से लेकर के सप्तमी विभक्ति के चिन्हों के साथ बना होता है, उसको क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। या फिर तीसरा और सबसे शानदार परिभाषा, जिस समास में द्वितीया से लेकर सप्तमी विभक्ति तक का लोप होता है, गौर से सुनिएगा, जिस समास में द्वितीया से लेकर सप्तमी विभक्ति तक के चिन्हों का लोप होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। बस इतना याद कर लेंगे तो आपका परिभाषा बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। अब बात ये निकल करके आती है कि तत्पुरुष समास कितने प्रकार के होते हैं। तो तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं, एक ही समास के 6 भेद होते हैं। हालांकि ऊपर जो समास पढ़े, समास 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन उसमें तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। और 6 भेद कौन है, अभी मैं आपको परिभाषा बताया हूँ कि यहाँ जो है कि द्वितीया विभक्ति यानी कि कर्म कारक से लेकर के अधिकरण कारक तक के चिन्हों का लोप होता है। यानी कि आप जानते हैं कि कारक चिन्ह ही विभक्ति होती है। तो द्वितीया विभक्ति अर्थात कर्म कारक, और सप्तमी विभक्ति का मतलब होता है अधिकरण कारक, यानी कि ये कर्म से लेकर के अधिकरण कारक तक के चिन्हों का लोप होता है। तो वही 6 भेद हैं, कर्म कारक से लेकर के अधिकरण कारक, जो 6 कारक हो रहे हैं, यही 6 कारक उसके तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। अब जैसे देखिए, पहला कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष में क्या है, इसमें कर्म कारक का चिन्ह जो को होता है, आप चिन्हों को जानते होंगे, कर्म कारक चिन्ह जो को होता है उसका लोप होता है, उसमें छिपा रहता है। यानी समास विग्रह जब करेंगे तो चिन्ह प्रकट हो जाएगा, लेकिन जैसे उसका संक्षेपीकरण करेंगे, ठीक है ना, तो वह क्या होगा, वह चिन्ह अपने आप समाप्त हो जाएगा। और जैसे ही हम उसका समास विग्रह करेंगे, उसका वो चिन्ह प्रकट हो जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर बहुत सुंदर उदाहरण दिया हुआ है, स्वर्ग प्राप्त, यानी स्वर्ग को प्राप्त। देखिए यहाँ को चिन्ह आ गया ना, देशगत, देश को गया हुआ, को यहाँ चिन्ह आ गया, देश को गया हुआ, तो यहाँ कर्म तत्पुरुष होगा। समझ में आ गई बात। दूसरा देखिए, करण तत्पुरुष, यानी करण का चिन्ह क्या होता है, से, यानी अलग होना, आप जानते होंगे, यानी से अलग होने के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। तो इसमें से यानी से चिन्ह छिपा रहता है, और जब समास विग्रह करेंगे तो प्रकट हो जाएगा। कैसे, सूर्यकृत, माने सूर्य के द्वारा कृत, के द्वारा, सूर्य के द्वारा। ओ सॉरी, इसके पहले हम एक चीज गलत बोल दिए हैं, उसको थोड़ा सा आपसे सुधार कर लीजिए। मैं बोला हूँ से अलग होने के लिए, नहीं, ये नहीं होगा। ये अलग होने के लिए जो है कि आपका उसमें चला जाता है, अपादान में चला जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए जो है कि यहाँ नहीं होगा, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया है, सॉरी। यहाँ से के द्वारा होगा, ठीक है, से के द्वारा। तो देखिए, सूर्य के द्वारा, सूर्यकृत माने सूर्य के द्वारा लिखा हुआ, कृत माने लिखा हुआ, मदांध,
मदांध, मद से अंधा, मद से माने मद के द्वारा अंधा, यहाँ देखिएगा यहाँ एक साथ के अर्थ में प्रयोग होगा, के द्वारा करने प्रयोग होगा। मद से अंधा, ठीक है ना। मद माने घमंड, घमंड से अंधा। स्वर्णांकित, स्वर्ण से अंकित माने स्वर्ण से, यहाँ देखिए चिन्ह आ गया। शीर्षासन, शीर्ष के द्वारा आसन, से या के द्वारा दोनों एक ही अर्थ होता है, ठीक है। तो शीर्ष के द्वारा आसन, इसलिए यहाँ क्या हो गया, करण तत्पुरुष हो गया। अब आइए संप्रदान, इसका भी चिन्ह को के लिए होता है, को या के लिए, जबकि कर्ण में केवल को होता है, के लिए के अर्थ में उसका प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन इसका प्रयोग हम के लिए के अर्थ में लेते हैं, ठीक है ना। इसका प्रयोग हम के लिए के अर्थ में लेते हैं। जैसे नाट्यशाला माने नाट्य के लिए शाला, देखिए नाट्यशाला मन होता है घर, माने नाटक के लिए जो घर बनाया जाता है उसको नाट्यशाला बोलते हैं। तो नाट्य के लिए शाला, के लिए चिन्ह यहाँ आ गया, ठीक। बलि पशु, बलि के लिए पशु, देखिए के लिए चिन्ह यहाँ आ गया। विश्राम गृह, विश्राम के लिए गृह, देखिए के लिए इसका चिन्ह आ गया। आगे समझ में, आशा है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और आगे आगे आप इसका बताते भी चल रहे होंगे, मेरे साथ बताते चल रहे होंगे, क्योंकि इसके पहले आप पढ़ करके आए हुए हैं। और जैसे मैं समझा रहा हूँ विभक्ति के चिन्हों को अगर आप जानते होंगे तो आप निकाल सकते हैं, और मेरे साथ आप बोल रहे होंगे कि हाँ इसका ये होगा, इसका ये होगा। आइए देखिए चौथा, देखिए अपादान तत्पुरुष, यहाँ चिन्ह से होता है, यही जो है कि के अलग के लिए होता है, जैसा कि इसके पहले मैं वो करण में बता दिया हूँ। देख लीजिए यहाँ अलग होने का अर्थ में प्रयोग होता है अपादान में। क्या, देखिए जन्मांध, जन्म से अंधा। जीवन मुक्त, जीवन से मुक्त, से देखिए आ गया। जातिच्युत, जाति से च्युत, च्युत मैंने हटाना, हटाया जाना, यानी बाहर कर देना। तो जाति से च्युत, जाति से हटाया गया। तो इसका अर्थ हम अलग होने के लिए, माने जीवन से अलग हो जाता है तो जीवन मुक्त होता है, वहाँ से के द्वारा होता है, सूर से कृत या सूर के द्वारा कृत, तो के द्वारा के अर्थ में उसका प्रयोग होता है। जैसे इसको मैं थोड़ा सा और बेहतर मैं आपको समझा दूं, जैसे मैंने लाठी से कुत्ते को पीटा, तो लाठी से माने लाठी के द्वारा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, करण हो जाएगा, ठीक है ना। और पेड़ से आम गिरा, यहां भी से है वहां भी से है। मैंने लाठी से कुत्ते को पीटा और पेड़ से आम गिरा, दोनों को समझिएगा। तो वहां से के द्वारा, क्योंकि लाठी को लेकर के कुत्ते को पीटा जा रहा है, इसलिए वहां करण हो रहा है। और यहां अपादान होगा अलग होने के अर्थ में, क्योंकि पेड़ से अलग होकर के फल नीचे गिर रहा है या आम नीचे गिर रहा है। शायद आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष में क्या होता है, जो चिन्ह होता है का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, ये इसके पहले आप पढ़ कर आए होंगे। तो वही चिन्ह यहाँ लोप होता है, संबंधों का जो चिन्ह होता है वो चिन्ह क्या होता है, उसका लोप होता है। जैसे देखिए देवपुत्र माने देवता का पुत्र, देवपुत्र माने देवता का पुत्र, का एक संबंध है, देवता से पुत्र का संबंध है। क्लियर हो गया। राजपुत्र, राजा का पुत्र। विचाराधीन, विचार के अधीन माने के, का, की, के अधीन, ठीक है ना। सूर्योदय, सूर्य का उदय। दुर्गपति, दुर्ग का पति, ये सब क्या है, ये बता रहे हैं संबंध, ठीक है ना। दीपलोक, दीपों का लोक, इस तरह से जो है ये का या की या के चिन्ह इसमें छिपे हुए हैं, लेकिन जैसे समास विग्रह हो रहा है वह चिन्ह प्रकट हो जा रहे हैं, इसलिए यहाँ संबंध कारक होगा। अधिकरण कारक में क्या होता है, इसमें दो चिन्ह होता है, में और पर, इसमें दोनों चिन्हों का लोप होता है, ठीक है ना। तो अब में और पर के चिन्ह को जरा देखिए। नगर वास, नगर में वास, नगर में वास, में चिन्ह यहाँ आ गया। देश प्रवेश, देश में प्रवेश, देखिए यहाँ में चिन्ह आ गया। विद्या प्रवीण, विद्या में प्रवीण, यहाँ में चिन्ह आ गया।
आप बीती, आप पर बीती, यहाँ पर चिन्ह आ गया, यानी में या पर, ये दो चिन्ह हैं। तो इसलिए जब समास विग्रह करेंगे और ये जो चिन्ह प्रकट होंगे उसी प्रकार का तत्पुरुष हो जाएगा। बस इतना ही आप समझिए कि कर्म से लेकर के अधिकरण तत्पुरुष के बीच में जो शब्द आते हैं उसका हम समास विग्रह करते हैं। समास विग्रह करने के बाद आसान शब्द में बता दे रहा हूं, वो ये पहचानने के लिए किस प्रकार का ये तत्पुरुष है। मान लीजिए जो भी शब्द आपके सामने आया, पूछ दिया कि इसमें कौन सा तत्पुरुष है, तो आप उसका समास विग्रह करिए और विग्रह करने बाद अब देखिए कौन सा चिन्ह वहां प्रकट हो रहा है। जो चिन्ह प्रकट हो रहा है वही आपका समास हो जाएगा। बस। तो इस तरह से आशा है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और जो समास आपके सिलेबस के अनुसार है उसको बहुत अच्छे ढंग से आपके समझ में भी आ गया होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके कृपया हमसे पूछ लें। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं तो कमेंट करके हमसे पूछते हैं और उसका मैं सही जवाब भी लिख देता हूं और उनका कन्फ्यूजन दूर हो जाता है, संतुष्ट भी हो जाते हैं। उस तरह से आप भी कमेंट करिए और जो कुछ भी दिक्कत हो उसको हमें बताइए। इस वीडियो को अधिक से अधिक, जितना अधिक हो सके एकदम झूम करके शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।